हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल करके मास्टरमाइंड बन सकते हैं, बिल्कुल शर्लॉक होम्स की तरह। अगर आप शर्लॉक होम्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो बता दूं कि वह दुनिया के सबसे मशहूर काल्पनिक जासूसों में से एक हैं। सर आर्थर कॉनन डॉयल ने उन्हें अपनी कहानियों में बनाया और आज भी लोग उनकी कहानियों से उतने ही प्रभावित होते हैं जितना पहले होते थे। शर्लॉक होम्स को उनकी बेहतरीन कॉग्निटिव स्किल्स, ऑब्जर्वेशन और डिडक्शन पावर्स के लिए जाना जाता है। वो छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस करते हैं जो आमतौर पर लोगों की नज़रों से छूट जाती हैं, और उन डिटेल्स से वह ऐसी थ्योरी बनाते हैं जो हमेशा सही साबित होती हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप भी शर्लॉक होम्स की तरह सकते हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उन तकनीकों का इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। हम सभी को अपने जीवन में कई तरह के फैसले लेने होते हैं और हर दिन हमें नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर आप शर्लॉक होम्स की तरह हर समस्या का सटीक समाधान निकाल सकें या फिर किसी भी मुश्किल फैसले को आसानी से ले सकें? तो चलिए जानते हैं कैसे। ये बिल्कुल पॉसिबल है। बस आपको अपने दिमाग को उस तरह से ट्रेन करना होगा जैसा शर्लॉक होम्स करता था। लेकिन उन तकनीकों को जानने से पहले आइए शर्लॉक होम्स की एक स्टोरी पर नजर डालते हैं ताकि हम समझ सके कि वो किस तरह का डिटेक्टिव है। लंदन की सर्द और धुंधली रातें हमेशा से ही रहस्यमयी और खतरों से भरी होती थीं। लेकिन इस बार शर्लॉक होम्स के सामने जो मामला आया वो न सिर्फ अजीब था बल्कि भयानक भी। यह कहानी है रेड स्कल मिस्ट्री की, जिसने पूरे लंदन को दहशत में डाल दिया था। शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वाटसन अपने घर पर एक शांत शाम का आनंद ले रहे थे जब अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दरवाजा खुला और एक घबराई हुई महिला अंदर आई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने अपना परिचय दिया। उसका नाम था मिसेस एलिजाबेथ मार्टिन, जो शहर के एक बड़े बिजनेसमैन की पत्नी थी। मिस्टर होम्स, उसने कांपती आवाज में कहा, मेरे पति को किसी ने मार डाला है और उनके शरीर के पास एक लाल खोपड़ी का निशान छोड़ा गया है। पुलिस इसे सुलझाने में नाकाम रही है और अब मैं आपकी मदद चाहती हूँ। होम्स ने मिसेस मार्टिन को शांत किया और मामले की पूरी जानकारी ली। मिस्टर मार्टिन की बॉडी उनके ऑफिस में मिली थी और शरीर के पास एक खोपड़ी का निशान लाल रंग से बनाया गया था। इस मामले ने होम्स का ध्यान तुरंत खींचा। अब देखना यह था कि शर्लॉक होम्स कैसे अपनी अनोखी ऑब्जर्वेशन और डिडक्शन स्किल्स का इस्तेमाल करके इस रहस्यमयी हत्या का पर्दाफाश करता है। ये लाल खोपड़ी लंदन में हो रही अन्य हत्याओं से भी जुड़ी हुई थी। शर्लॉक होम्स ने तुरंत जांच शुरू की और डॉक्टर वाटसन के साथ मिस्टर मार्टिन के ऑफिस पहुंचे। वहां की स्थिति देखकर होम्स को कुछ अजीब महसूस हुआ। कमरे में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक चीज ने उसका ध्यान खींचा। वह था लाल खोपड़ी का निशान, जो संभवतः खून से बनाया गया था। होम्स ने तुरंत अपनी खास मैग्नीफाइंग ग्लास से उस निशान का निरीक्षण किया। निशान साधारण तरीके से बनाए हुए नहीं लग रहे थे। उसने देखा कि लाल खोपड़ी की रेखाएं बेहद सटीक थीं, जैसे किसी ने इसे बेहद सावधानीपूर्वक बनाया हो। वाटसन, होम्स ने कहा, यह मामला किसी साधारण अपराधी का नहीं है। ये निशान किसी ऐसे व्यक्ति ने बनाए हैं जो अपने काम में माहिर है और हमें इसे गंभीरता से लेना होगा। जैसे जैसे होम्स ने मामले की तहकीकात की, उसने पाया कि ये लाल खोपड़ी का निशान सिर्फ मिस्टर मार्टिन के ऑफिस में ही नहीं बल्कि लंदन के कई अन्य हिस्सों में भी मिला था। इस निशान का क्या मतलब हो सकता है? होम्स ने गहराई से सोचा और महसूस किया कि यह कोई साधारण अपराध नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। उसने ये भी पाया कि जिन जगहों पर यह निशान मिला, वे सभी किसी न किसी तरीके से एक गुप्त संगठन से जुड़े हुए थे, जिसे द रेड स्कल कहा जाता था। अब होम्स को इस गुप्त संगठन के रहस्य से पर्दा उठाना था और ये पता लगाना था कि लाल खोपड़ी के पीछे छिपा हुआ मास्टरमाइंड कौन है। यह संगठन लंदन के अमीर लोगों को निशाना बना रहा था और उन पर दबाव डाल रहा था ताकि वे उनकी मांगें पूरी करें। शर्लॉक होम्स ने अपनी जांच को और आगे बढ़ाया और जल्द ही उसे पता चला कि यह संगठन लंदन के कुछ बड़े बिजनेसमैन और नेताओं का एक गुप्त संघ था,
जो अपने विरोधियों को डराने और उन्हें दबाने के लिए लाल खोपड़ी का निशान छोड़ते थे। लेकिन मिस्टर मार्टिन की हत्या ने होल्म्स को हैरान कर दिया। आखिरकार मार्टिन भी इसी गुप्त संगठन का हिस्सा था, तो फिर उसकी हत्या क्यों हुई? होल्म्स ने अपने तर्क से समझा कि मार्टिन ने इस संघ के खिलाफ जाने की कोशिश की थी और यही उसकी मौत का कारण बनी। होल्म्स ने डॉक्टर वाटसन के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि कैसे इस गुप्त संगठन का पर्दाफाश किया जाए। उसने मिसेज मार्टिन से कहा कि वह अपने पति के अंतिम संस्कार में सभी बड़े बिजनेसमैन को आमंत्रित करें। होल्म्स ने पूरे मामले को एक जाल की तरह बुन लिया था। अंतिम संस्कार के दौरान होल्म्स ने देखा कि कुछ बिजनेसमैन के चेहरों पर चिंता के भाव साफ छलक रहे थे। होल्म्स ने पुलिस को भी पहले से तैयार रखा था ताकि किसी भी समय कार्रवाई की जा सके। जैसे ही अंतिम संस्कार समाप्त हुआ, शर्लॉक होल्म्स अपने खास अंदाज में सबके सामने आया और कहा, मिस्टर मार्टिन की हत्या एक सोची समझी साजिश थी और इस साजिश में आप सभी शामिल हैं। सभी बिजनेसमैन ये सुनकर स्तब्ध रह गए। होल्म्स ने बिना किसी देरी के अपनी जांच के सबूत पेश किए, जिनसे साबित हो गया कि ये गुप्त संगठन द रेड स्कल ही इन हत्याओं और मार्टिन की मौत के पीछे था। होल्म्स ने सबूतों के तौर पर ठोस प्रूफ पेश किए जो उसने अपनी गहन जांच के दौरान इकट्ठा किए थे। उसने अपराधियों को संबोधित करते हुए कहा, आप लोगों ने सोचा था कि इस शहर में दहशत फैलाकर आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन आप भूल गए कि अपराध की दुनिया में शर्लॉक होल्म्स से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। सभी दोषियों का पर्दाफाश हो गया और पुलिस ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया। लंदन एक बड़े खतरे से बच गया और शर्लॉक होल्म्स ने एक और जटिल मामले को सुलझाकर अपनी अद्वितीय स्किल्स का फिर से लोहा मनवा लिया। डॉक्टर वाटसन ने इस मामले को अपनी डायरी में दर्ज कर लिया और इस कहानी ने होल्म्स के करियर में एक और चमकदार अध्याय जोड़ दिया। होल्म्स के लिए यह केवल एक और केस था, लेकिन उसकी सूझबूझ और तर्क ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दुनिया में कोई भी मिस्ट्री उसके तार्किक दिमाग से परे नहीं है। जब भी शर्लॉक होल्म्स किसी भी केस की गुत्थी सुलझाता है, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी ऑब्जर्वेशन और डिटेल्स पर ध्यान देने की क्षमता। शर्लॉक केवल वही नहीं देखता जो सामने होता है, बल्कि वह उन चीजों को भी देखता है जो आम इंसान की नजरों से छूट जाती हैं। यही गुण उसे दूसरों से अलग बनाता है। जैसा कि होल्म्स खुद कहते हैं, तुम देखते हो पर ऑब्जर्व नहीं करते। स्टेटमेंट का मतलब यह है कि हम अक्सर चीजों को केवल सतही रूप से देखते हैं, लेकिन उन पर गहरी नजर नहीं डालते। जबकि शर्लॉक होम्स हर छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान देता है, चाहे वह कितनी भी महत्वहीन क्यों न लगे। यही कारण है कि वह किसी भी केस को हल करने में इतना सफल होता है। आप भी शर्लॉक होम्स की तरह अपनी ऑब्जर्वेशन और अटेंशन टू डिटेल्स को बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। पहली टिप, जब भी आप किसी स्थिति या चीज को देखें, उसे पूरी तरह से ऑब्जर्व करें। उसके रंग, टेक्सचर, साइज और आसपास की अन्य चीजों पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कमरे में हैं, तो कमरे में रखी सभी चीजों, उनके स्थान और उनकी विशेषताओं पर ध्यान दें। दूसरी टिप, लोगों से बातचीत करते समय उनके हाव भाव, चेहरे के भाव और उनके बोलने के तरीके पर ध्यान दें। इससे आप उनकी मानसिक स्थिति और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तीसरी टिप, ऐसे गेम्स खेलें जो आपकी मेमोरी और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाएं। उदाहरण के लिए, एक कमरे में जाकर चीजों को ऑब्जर्व करें, फिर कमरे से बाहर जाकर जितना याद रहे उसे लिखें। इससे आपकी याददाश्त और ऑब्जर्वेशन स्किल्स में सुधार होगा। चौथी टिप, रोज की चीजों में छोटी छोटी डिटेल्स को पहचानने की कोशिश करें। जैसे कि किसी आर्टिकल को पढ़ते समय उसमें मौजूद ग्रामर की गलतियां या छोटी छोटी विसंगतियों को नोटिस करें। अब शर्लॉक होम्स की ऑब्जर्वेशन और अटेंशन टू डिटेल्स की ताकत को समझने के लिए एक उदाहरण पर नजर डालते हैं। शर्लॉक होम्स एक केस में एक व्यक्ति कपड़ों को देखकर ये जान लेता है कि वह व्यक्ति बारिश में भीग चुका है, लेकिन छाता क्यों नहीं खोला था। दरअसल होम्स ने देखा कि उस व्यक्ति के जूते गीले थे, लेकिन छाते पर पानी की बूंदें नहीं थीं। इस छोटी सी डिटेल से होम्स ने निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति का छाता खराब था और यही कारण था कि उसने बारिश में भी इसे इस्तेमाल नहीं किया। यही ताकत होती है शर्लॉक होम्स की गहरी ऑब्जर्वेशन की, जिसे वह हर केस को सुलझा लेता है।
आज डॉक्टर वाटसन और शर्लॉक होम्स अपने कमरे में बैठे थे। शर्लॉक ने वाटसन से पूछा, तुमने इन सीढ़ियों को कितनी बार देखा है? वाटसन ने जवाब दिया, सैकड़ों बार। शर्लॉक ने फिर पूछा, तो बताओ ये कितनी सीढ़ियां हैं? वाटसन को इसका जवाब नहीं पता था। तब शर्लॉक ने कहा, इनमें 17 सीढ़ियां हैं, क्योंकि मैंने केवल देखा नहीं बल्कि ऑब्जर्व भी किया है। यह उदाहरण बताता है कि शर्लॉक सिर्फ चीजों को देखता नहीं बल्कि हर छोटी से छोटी डिटेल को ऑब्जर्व करता है और उसे अपने दिमाग में बसा लेता है। यही कारण है कि वह दूसरों की तुलना में चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाता है। ऑब्जर्वेशन और अटेंशन टू डिटेल्स न केवल आपके प्रोफेशनल जीवन में बल्कि पर्सनल जीवन में भी बड़ा फर्क डाल सकते हैं। शर्लॉक होम्स की तरह अगर हम भी अपनी ऑब्जर्वेशन और अटेंशन स्किल्स को डेवलप करें तो हम चीज़ों को एक नए नज़रिए से देख सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। हमेशा याद रखें, तुम देखते हो पर ऑब्जर्व नहीं करते। ये छोटा सा फर्क ही बड़ी से बड़ी मिस्ट्री को सुलझाने में मदद कर सकता है। शर्लॉक होम्स के दिमाग को समझाने के लिए मरिया कोनिकोवा ने एक बहुत ही एक्यूरेट और दिलचस्प मेटाफर दिया है, ब्रेन अटिक, यानी दिमाग का स्टोर रूम। इस मेटाफर के जरिए उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि हमारा दिमाग एक अटारी अटिक की तरह है, जिसमें हम अपनी यादों और सूचनाओं को स्टोर करते हैं। शर्लॉक होम्स की तरह अगर हम अपने दिमाग के इस अटिक को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम बेहतर तरीके से सोच सकते हैं, सूचनाओं को प्रभावी ढंग से याद रख सकते हैं और जटिल समस्याओं का हल आसानी से ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल सही। जैसे किसी अटारी आटिक में अनावश्यक वस्तुएं भर देने से वह बिखरी और अव्यवस्थित हो जाती है, वैसे ही हमारा दिमाग भी अगर हम उसमें बेकार की जानकारी भरते रहें तो यह अव्यवस्थित हो सकता है। शर्लॉक होम्स के अनुसार हमारा दिमाग भी एक लिमिटेड स्पेस वाला आटिक है, इसलिए इसमें केवल वही जानकारी स्टोर की जानी चाहिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण और उपयोगी हो। शर्लॉक इस आटिक में अपने विचारों और यादों को इतनी अच्छी तरह से व्यवस्थित करता है कि जब भी उसे किसी विशेष जानकारी की आवश्यकता होती है वह उसे तुरंत ढूंढ लेता है। असल में हमारा दिमाग भी सीमित संसाधनों और क्षमता के साथ आता है। अगर हम इसे गैर जरूरी जानकारी से भरते हैं तो आवश्यक और महत्वपूर्ण जानकारी स्टोर नहीं हो पाती। इसे सिलेक्टिव मेमोरी का सिद्धांत कहा जाता है। जब हम बेकार की जानकारी से छुटकारा पा लेते हैं तो हमारे दिमाग में केवल वही जानकारी बचती है जो हमारे लिए वास्तव में उपयोगी है। और जब भी हमें किसी समस्या का हल खोजना होता है तो वही आवश्यक जानकारी तुरंत उपलब्ध हो जाती है। इस तरह हमारी सोचने की क्षमता और निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज और सटीक होती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको विभिन्न गणितीय सूत्र याद रखने की जरूरत है तो आपको उन्हीं स्रोतों और फॉर्मूलों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो आपकी रोज की जरूरतों के अनुसार उपयोगी हों। बाकी अनावश्यक जानकारी को एक तरफ छोड़कर केवल काम की जानकारी पर फोकस करना आपकी मेमोरी और निर्णय क्षमता को बेहतर बनाएगा। बेकार की जानकारी आपके दिमाग के अटिक में सिर्फ जगह घेरती है और महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच को मुश्किल बना देती है। जैसे किसी अटिक की समय समय पर सफाई और व्यवस्था की जाती है, वैसे ही हमारे दिमाग के अटिक को भी नियमित रखरखाव की जरूरत होती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि हमारे दिमाग में केवल वही जानकारी रहती है जो वास्तव में उपयोगी और प्रासंगिक है। शर्लॉक होम्स का मानना है कि जब हम अपने दिमाग के अटिक में केवल महत्वपूर्ण जानकारी रखते हैं तो ये हमें किसी भी समय आवश्यक जानकारी को आसानी से ढूंढने और उपयोग करने की सुविधा देता है। इसके साथ ही हमें अपनी यादों और ज्ञान को समय समय पर ताज़ा करना चाहिए ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि महत्वपूर्ण जानकारी कभी भूले नहीं। उदाहरण के तौर पर, आपने जो भी सीखा है उसे नियमित रूप से दोहराना और फिर से पढ़ना जरूरी है। इससे वह जानकारी आपके दिमाग में लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी और जब आपको उसकी जरूरत होगी तो आप उसे आसानी से याद कर सकेंगे। यह जानकारी केवल याद रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध शर्लॉक की कल्पना शक्ति और रचनात्मकता से भी है। जब भी वह किसी समस्या का सामना करता है तो वह सिर्फ उपलब्ध तथ्यों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि अपनी कल्पना और विश्लेषण से समस्याओं का हल निकालता है। इसलिए नियमित रूप से अपने दिमाग को साफ और व्यवस्थित करना, गैर जरूरी जानकारी से छुटकारा पाना और महत्वपूर्ण जानकारी को ताजा रखना
आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी स्किल्स को बेहतर बना सकता है, बल्कि वह अपनी कल्पना का उपयोग करके विभिन्न संभावनाओं और परिस्थितियों की कल्पना करता है। यही उसकी सोच को दूसरों से अलग बनाता है। होल्म्स की ये क्षमता, उसकी कल्पना, उसे किसी भी समस्या को एक नए दृष्टिकोण से देखने की ताकत देती है। अगर वह केवल तथ्यों पर निर्भर रहता तो शायद कई मामलों में विफल हो जाता। लेकिन कल्पना के इस्तेमाल से वह हर संभावित दिशा में सोचता है, जो उसे समस्या का समाधान खोजने में मदद करती है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो अक्सर हम वही रास्ते अपनाते हैं जो हमें पहले से पता होते हैं, लेकिन होल्म्स उन पहलुओं को देखता है जिन्हें दूसरे लोग अनदेखा कर देते हैं। वह इसलिए सक्षम है क्योंकि वह अपनी कल्पना का उपयोग करके संभावनाओं के विभिन्न पहलुओं को समझता है। उदाहरण के लिए, अगर वह किसी अपराध स्थल पर होता है तो वह केवल घटनाओं के क्रम को नहीं देखता, बल्कि यह भी सोचता है कि अगर चीजें कुछ अलग होती तो परिणाम क्या होता। यह रचनात्मक सोच ही उसे कई बार सही दिशा में ले जाती है। शर्लॉक होल्म्स की एक और महत्वपूर्ण तकनीक है परिदृश्यों की दृश्यता। जब भी वह किसी समस्या का सामना करता है तो वह अपने दिमाग में विभिन्न संभावित परिणामों की कल्पना करता है। इस तकनीक की मदद से वह यह समझ पाता है कि हर परिस्थिति में क्या हो सकता है और उसी के अनुसार अपने कदम उठाता है। इस तरह वह समस्या के समाधान के लिए व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त करता है। से उसे यह समझने में मदद मिलती है कि कौन सा रास्ता सबसे उपयुक्त है और कौन सा परिणाम उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। दृश्यत विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप पहले से ही विभिन्न परिणामों की कल्पना कर लेते हैं और फिर उस पर विचार करते हैं कि कौन सा परिणाम आपके लिए सबसे अच्छा हो सकता है। यह प्रक्रिया आपको संभावित जोखिमों और चुनौतियों से भी जागरूक करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी निर्णय के परिणाम की कल्पना करते हैं तो आप पहले से ही उस निर्णय के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को समझ सकते हैं, जिससे आप एक बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। होल्म्स अपने दिमाग में विभिन्न घटनाओं की दृश्यता करता है और फिर उन परिदृश्यों का विश्लेषण करके सही निष्कर्ष पर पहुंचता है। ये न केवल उसे गलतियों से बचाता है, बल्कि उसे उस दिशा में भी मार्गदर्शन करता है जो सही होती है। अगर आप भी अपनी रचनात्मकता और दृश्यता कौशल को शर्लॉक होल्म्स की तरह विकसित करना चाहते हैं तो कुछ सुझाव हैं। 1. एकल दृष्टिकोण से न सोचें। कभी भी किसी समस्या को हल करने का केवल एक तरीका न अपनाएं। विभिन्न दृष्टिकोण से सोचें। समस्याओं को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने का प्रयास करें। नए विचारों पर विचार करें। नए विचारों को खुलकर स्वीकार करें और उनकी संभावनाओं के बारे में सोचें। दृश्यता का अभ्यास करें। अपने विचारों को चित्रित करें और संभावित परिणामों का विश्लेषण करें। चुनौतियों से सीखें। हर चुनौती को एक सीखने के अवसर के रूप में लें और अपने अनुभवों से आगे बढ़ें। इन सुझावों को अपनाकर आप अपनी रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल में सुधार कर सकते हैं, जैसे कि शर्लॉक होल्म्स करता है। माइंड मैपिंग एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी सोच को व्यवस्थित, सिस्टमैटिक कर सकते हैं और नए विचारों को उत्पन्न कर सकते हैं। ये आपको विभिन्न विकल्पों को एक साथ देखने और उनकी तुलना करने में मदद करता है। नियमित रूप से ध्यान और विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। ये आपके दिमाग को शांत करेगा और आपकी कल्पना, इमेजिनेशन को बढ़ावा देगा। जब भी आप किसी समस्या का सामना करें, खुद से सवाल पूछें। अगर ऐसा होता तो क्या होता? अगर मैं ये निर्णय लेता तो परिणाम क्या होते? ऐसे प्रश्न आपके दिमाग को नए विचारों की ओर ले जाते हैं। पार्ट 4, भावनात्मक नियंत्रण। जब भी शर्लॉक होल्म्स किसी मामले की जांच करता है तो वह अपने भावनाओं को एक ओर रख देता है और पूरी तरह से तर्क और वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करता है। यह भावनात्मक निष्कासक, इमोशनल डिटैचमेंट, उसे स्पष्ट और निष्पक्ष सोचने में मदद करता है, जिससे वह बिना किसी व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के सही निष्कर्ष तक पहुंचता है। भावनाओं का हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव होता है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमारी भावनाएं, जैसे डर, गुस्सा या उत्साह, हमारे तर्कशील सोचने की क्षमता को बाधित कर सकती हैं। होल्म्स हमें सिखाता है कि अगर हम अपने भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं।
ये भावनात्मक नियंत्रण हमें हमारी सोच को स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण बनाए रखने में मदद करता है। शर्लॉक होल्म्स का यह दृष्टिकोण स्टोइक दार्शनिकता फिलॉसफी से प्रेरित है, जिसमें सिखाया जाता है कि हमें चुनौतियों के सामने शांत और तर्कशील रहना चाहिए। इस प्रकार भावनात्मक नियंत्रण विकसित करने से हम निर्णय लेने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं और समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से कर सकते हैं। स्टोइक सिद्धांतों के अनुसार हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं, और उन पर समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए जिन्हें हम नहीं बदल सकते। यही दृष्टिकोण शर्लॉक होल्म्स को किसी भी मुश्किल में शांत और तार्किक बनाए रखता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी